वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। आज की इस मॉक टेस्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। हर एक प्रश्न को जो आपने फेस किया होगा, थोड़ी देर पहले आपने हल किया होगा, आप उसका ऑब्जर्वेशन करिए, समझिए, अपना आकलन करिए और देखिए कि कौन से प्रश्न आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, किन प्रश्नों को कैसे हल करना है। ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एक प्रश्न में हमारे साथ कनेक्टिविटी भी बना के रखिए। अगर आप हमसे लाइव जुड़ करके अपने इंटरेक्शन को दिखाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बताते चले कौन सा प्रश्न आपका हो पाया, कौन सा नहीं हो पाया, किस प्रश्न का क्या आंसर है, किस प्रश्न में क्या डाउट है। आप जब देखेंगे तो कनेक्ट रहेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से होती चली जाएंगी। और यह मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसका आप फील कर सकते हैं। आप, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है इस टेस्ट को कराने का कि जो है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको ये ना लगे कि आपने कोई नई चीज देखी है। आप जो पढ़े थे, जो आपने किया था, सच में अगर पेपर में देख रहे हैं तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ होता नहीं है। इसीलिए टेस्ट को कराना और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और टेस्ट से अपने की एनालिसिस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लेते हैं और पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर इसकी प्लानिंग और इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है नंबर 1। अगर जिसका आंसर आए प्लीज आंसर करें। बॉड मास का प्रश्न है, ब्रैकेट ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। आप सबने बॉड मास पढ़ा है। बॉड मास का सिस्टम आप सबको क्लियर होना चाहिए। ये बॉड मास का स्ट्रक्चर होता है जहां पे सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, जिसे आप कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक में भी क्रम होता है, आप सबको क्लियर है। सबसे पहले छोटा है, फिर मझला है, फिर उसके बाद बड़ा है। और इसके साथ साथ देखिए कोष्ठक का उपयोग और है जो बार है। तो बार सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। बार रेखा कोष्ठक कहलाता है। बार के बाद छोटा है, फिर मझला है, फिर बड़ा है। कोष्ठक मतलब कोष्ठक ब्रेक करना, मतलब कोष्ठक के अंदर के कैलकुलेशंस को डन करना। अब जैसे आपको यह पूरा का पूरा दिया है अगर कैलकुलेशन, तो आपको समझना है तो दो ही टर्म में चीजें हैं। एक तो यह ब्रैकेट है, दूसरा यह ब्रैकेट है। मीन्स अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू a है, इस ब्रैकेट की वैल्यू b है, तो b a को भाग करेगा, यही पूरा का पूरा वर्क है। अब आप प्रत्येक ब्रैकेट का सलूशन करिए उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से। आप चाहे जिसको जैसे पहले कर ले, जिसको बाद में कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम इसी को पहले करते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि ओ मतलब आप अगर कहीं लिखा है का, तो उसको पहले प्रायोरिटी, फिर भाग को प्रायोरिटी, फिर गुणे को प्रायोरिटी, फिर जोड़ और घटाव की बात होती है ना। तो आप लोग भी उसी क्रम में चलिए कि अगर यहाँ पर भाग पहले है तो भाग को करिए, 2 चौके 8 होगा। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में से 3 निकला तो इसका मान आया 5। यहाँ पर कंफर्म हो गया, 5 हुआ। इधर चले आइए, यहाँ पर भी देखिए, पहले देखो भाग तो दिख रहा है बट उसके पहले ब्रैकेट है। अब बार ब्रैकेट है तो पहली प्रायोरिटी आपको बार को सॉल्व करने में देनी है। 12 से 4 निकला 8 हुआ, 8 ने इसको डिवाइड किया 3 हुआ, और 3 ने 32 में अपने को जोड़ा तो 35 हुआ। अब 35 भागे 5 है तो सबको कन्फर्म है कि 7 है। इसका रिजल्ट आपके सामने है और आपके आंसर भी हमें दिख रहे हैं। लगातार आपका आंसर 7 है, करेक्ट है। तो 7 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है और बहुत ही अच्छे से आपने परफॉर्म किया है। सबका आंसर लगभग सही है। तो आई होप आपने इस प्रश्न पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। अब आइए आप दूसरे प्रश्न पर, दूसरे क्वेश्चन पर। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद सोच सकते हो अगर किसी को पता है एग्जाम को, कौन सा एग्जाम इसके अंतर्गत है। तो मैं डिविजिबिलिटी के नंबर को मैं दिखा रहा हूँ 6-5। कमेंट कर देना अगर आपको पता है किस एग्जाम का है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न हल करो। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पी और क्यू कह रहा है डिविजिबल है 99 से, 99 से। 99 से डिविजिबल कोई नंबर तभी होगा जब वह 9 से कटेगी और 11 से कटेगी। 9 की भाज्यता ये कंफर्म होनी चाहिए आपको कि जब सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, सभी अंक जोड़ करके 9 से कट रहे तो वह संख्या 9 से कटेगी। और 11 की डिविजिबिलिटी को जान लीजिए आप लोग कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या, जैसे यही नंबर दिया है, हम इकाई से शुरू करते हैं। एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ते हैं, जोड़कर यहाँ रखते हैं। दहाई से प्रारंभ करते हैं, एक एक अंक के अंतराल पर सभी अंकों को जोड़ते हैं, जोड़कर यहाँ रखते हैं। दोनों का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस यदि 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, मतलब 11 से कट जाए तो आप मान के चलो वह संख्या आपकी 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि वैल्यू 2 है, मतलब पी भी है और क्यू भी है। तो हमने इसको देखो 9 की भाज्यता और 11 की भाज्यता दोनों पे सेट किया। सबसे पहले आप इसको 11 की भाज्यता पे सेट करो। 11 की भाज्यता पर सेट करेंगे, देखिए अगर हम इकाई शुरू करें तो क्यू है, फिर 8 है, 8 6 14 है, 14 2 16 है, 16 6 22 है। अगर इसके जोड़ की बात करें तो यहाँ 22 प्लस कितना है बताएं, क्यू है, 22 प्लस क्यू है। दूसरी तरफ चलिए, अगर हम लोग इधर से शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है, पी है 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 प्लस पी है, 15 प्लस क्या है बताएं, पी है।
तो आपके पास यह वैल्यू 22 प्लस क्यू है, दूसरी वैल्यू 15 प्लस क्यू 15 प्लस पी है। अब इन दोनों का डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसा ही हमारी कोशिश होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी जान लीजिए, वह ये जानना जरूरी है क्या कि जो है यहाँ पर देखिए वैल्यू आप समझिएगा। जैसे अगर हम 9 की भाज्यता पर सोचें तो 9 की भाज्यता में देखिए 6 और 3 मिलकर 9 होता है, 7 और 2 मिलकर 9 होता है, 9 से कट रहा है। अब बचा कौन, देखिए 5 बच रहा है, 5 के बाद 6 बच रहा है और 8 बच रहा है। 5 6 11 8 19 हुआ। 19 में p प्लस क्यू अगर जुड़ेगा तो 19 के बाद कौन सी संख्या 9 के पहाड़े में आती है, 27 आती है। इसका मतलब तय हो गया कि इस p प्लस क्यू का मान, इन p प्लस क्यू का मान आपका 19 घट करके 8 होगा। तो मतलब दोनों टर्म ऐसे हों, जैसे p और q दोनों वैल्यू दिया है, दोनों जुड़ करके आपके 8 होने चाहिए। और देखिए लोगों ने कितना दिमाग लगाया है, सारे ऑप्शन जुड़ जुड़ के 8 ही हैं, सारे ऑप्शन जुड़ जुड़ के 8 ही हैं। इसका मतलब हमें अब थोड़ा सा अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा p कौन सा q आपके लिए इस पर क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। आइए थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस पर चलिए भाई। एक तो कंफर्म हो गया कि उन p प्लस क्यू का जोड़ कितना हो, p प्लस क्यू का जोड़ आपका 8 हो। बट p प्लस क्यू के जोड़ के साथ साथ आपको p क्यू के डिफरेंस की तरफ भी देखना होगा। इन दोनों का जो अंतर हो वो आपका 11 हो, ऐसा ही कोशिश करिए। इन दोनों का अंतर क्या हो, 11 हो। तो मैंने 22 प्लस पी क्यू रखा, 22 प्लस क्यू रखा और यहाँ पर क्या रखा, -15 प्लस पी रखा। तो बराबर हमने 11 कर दिया, 22 से 15 निकला 7 प्लस क्यू माइनस पी बराबर आपका यहाँ पर 11 कर दिया। तो Q माइनस पी बराबर आपका 4 होगा। तो Q से P घटेगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है, 4 होगी। एक चीज इससे और कंफर्म हुआ कि आपका जो यह मान होगा, जैसे आप लोग सोचे, जैसे हम लोग डिसाइड करें कि Q का मान बड़ा होना चाहिए। जैसे हम इधर समझ गए कि दोनों का डिफरेंस 4 का हो, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 0 है, ये छोड़ दीजिए ऑप्शन में। इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो ये भी चला गया। अब यहाँ डाउट है, लेकिन डाउट भी बहुत ही नहीं है, कोई खास डाउट मेरे को नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से Q को बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का मान किस में ज्यादा बड़ा है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 6 है, P का मान है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब बची ये वाली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, अर्थात 6 में से 2 घटेगा 4 है। तो इस हिसाब से अगर सोचो तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट हो रहा है। अब सी ऑप्शन अगर हो रहा है तो इसको वेरीफाई भी कर लीजिए, रख करके चेक कर लीजिए कि हम लोगों ने जो किया है वो सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अपने पास नंबर क्या होगा, 6 5 2 3 6 7 8 है और 2 नंबर जो हमने डिसाइड किया इस ऑप्शन के हिसाब से P की जगह पर हम 2 पुट करेंगे और Q की जगह पर 6 पुट करेंगे। आइए सबसे पहले 9 की भाज्यता चेक करते हैं कि 9 से सेटल हुआ कि नहीं। 9 से तो वैसे सेटल आपको दिख ही रहा होगा, कैसे देखिएगा, पहले 11 से कर लीजिए, क्योंकि 9 में भी मैं काट पीट दूंगा तो सही नहीं दिखेगा। 11 से कर लिए, 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 6 28, जुड़कर कितना 28। इधर देखिए 2 7 9, 9 3 12, 12 5 17, 17, 28 से 17 निकाल दें तो कितना हो जाएगा 11। 11 के पहाड़े में आ रहा है, अर्थात 11 से कट जाएगा। अब आते हैं 9 की भाज्यता चेक करते हैं। देखिए 9 की भाज्यता करते हैं, 6 और 3 मिलकर 9 होता है, 7 और 2 मिलकर 9 होता है, करेक्ट है। 6 और 3 मिलकर 9 होता है, 7 2 मिलकर 9 होता है। अभी देखिए और आगे चलते हैं, 6 और 2 8 हुआ, 8 5 13 है, 13 6 19 है। अभी आप पूरा जोड़कर देखिए कैसे, 5 6 11 है, 11 8 19 है, 19 2 21 है, 21 6 27 है। पूरा का पूरा जो खत्म कर दीजिए, सारे के सारे टर्म कैंसिल हो गए और 9 के पहाड़े में भी आ गए, 9 के भी पहाड़े में आ गए और 11 के भी पहाड़े में आ गए। इसका मतलब इसका यह प्रश्न जो है, अब सी ऑप्शन है, शानदार सा क्वेश्चन था और आप लोग इस सी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। ये ठीक ठाक स्तरीय क्वेश्चन माना जाता है और पूछा जाता है। आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग का सही हुआ है और जो सही बता रहे हैं कमेंट में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समझने की जरूरत है। आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये परसेंटेज का प्रश्न है, जो लोग कर चुके हैं प्लीज आंसर करें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, 70 का 130%, 160 का 35%, -240 का 50% बराबर x का 30%। तो देखिए हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं, हम चाहें तो सबके परसेंटेज खत्म कर दें, सबके परसेंटेज खत्म करके जा सकते हैं। दूसरी तरफ यहां पर हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, हमने कहा कि x का 100% या जो भी परसेंट या जो नंबर आपके पास है, आप समझ रहे हैं किसी का परसेंट कैसे प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो x% है तो x बटे बेसिकली 100 है ना,
कभी कोई नंबर जैसे मान लीजिए हमने कहा 1500 का 30%, 30%, ध्यान दीजिएगा ये परसेंट हटने का मतलब 2 जीरो गायब कर देना। 2 जीरो अगर कहीं दिख रहा है तो उसको गायब कर दे। अब 15 तिया 45, 450 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी अगर सोचें यह परसेंट है, परसेंट हटेगा, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, अब 13 सते क्या हो जाएगा, केवल 91। 2 जीरो दरअसल नीचे आएगा तो उनके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इधर चले जाइए तो यहाँ पर जैसे परसेंट हटेगा तो इसका 1 जीरो खत्म करेगा। 1 जीरो खत्म होने के अलावा भी देखिए सेट करेगा, जैसे क्या सेट करेगा, इनका प्रोडक्ट कर ले, प्रोडक्ट को 10 से भाग कर दे, मतलब 1 जीरो और चला जाएगा। 16 पंचे 80 होता है, 16 तिया 48, 8 कितना होता है 56, 1 जीरो और खत्म कर दीजिए तो 56 हो जाएगा। माइनस 240 का 50%, 1 जीरो, 1 जीरो, 24 पंचे 120 हो गया। ठीक है, बराबर इसका भी आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं। जैसे 30% वैसे भी सबको पता होगा 3/10 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं x गुणे 3/10। हमको x निकालना अभी तुरंत पता चल जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन करिए, अभी कितना हो रहा है। इसको जोड़े में 6 1 7 हुआ, 9 5 14, 147 है माइनस 120 है, बराबर 3 गुणे x है बटा 10 है। ठीक है, यह आपका कितना होगा 27 बराबर 3x बटे 10। 3 9 27 है, 9 दहम में 90 है, x बराबर 90 है। अगर आपने 90 लगाया है तो एकदम सही उत्तर है। राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपने बताया है। अगर आप सी ऑप्शन बता रहे हैं, 90 बता रहे हैं तो एकदम राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और देखिए अगर कंफ्यूजन हो तो डिटेल से कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, आप डिटेल से बटे 100 करके काट पीट के थोड़ा समय लीजिए, लेकिन सही करिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपका डन होता है। चौथे पर आइए, इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये हमको बताना। जैसे कभी मान लो अगर हमारे पास एक नंबर हो, सपोज करिए n है, और वह अगर सपोज करिए उसका मान मान लीजिए 12 है, मैं आपसे पूछूं कि इसके पास कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है, तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 1, तो 2 का उपयोग 1 बार 2 बार और 3 का उपयोग 1 बार। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे 3 अभाज्य। जैसे उसके जो पावर्स है ना, पावर्स को जोड़ देते हैं, पावर्स को जोड़ा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, बराबर कितने अभाज्य हुए 3। लेकिन ध्यान देना कि बेस आपकी अभाज्य संख्या हो। अब जैसे जो आपको नंबर दिया है वह लिखा है 16 की पावर 7 है, 27 की पावर 6 है और 5 की पावर 9 है, तो आपको सबसे पहले सबको अभाज्य में प्रेजेंट करना होगा। कैसे? 16 को लिखिए 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या है 7 है। 27 को 3 की पावर 3 लिखिए, तभी तो 27 होगा, यहाँ 6 है, 5 की पावर 9 है। अभी देखिए 2 की पावर कितना होगा, 7 चौके 28 होगा, 3 की पावर 3 छंगे 18 होगा और 5 की पावर क्या होगा 9 होगा। अब आपको सारे पावर्स ऐड करने, पावर्स ऐड करिए, 28 हुआ, 18 हुआ, 9 हुआ, जोड़िए तो कितना हुआ बताइए। 28 10 38 8 46, 9 कितना हुआ 55। तो कुल जोड़ देने से टोटल 55 आ रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, 28 गलती ना हो भाई, जोड़ में गलती कभी हो जाती है। 28 10 38 8 46 46 9 55, टोटल कितने आए बताएं, 55 आए। तो 55 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, सी ऑप्शन 55 इसके टोटल प्राइम फैक्टर है। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें 55 है। चौथा प्रश्न आपका राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन दे रहा है। 55 नोट करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आप सब भी इसको भी एग्जाम में देख चुके हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। जैसे देखिए हम इसको स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, इसको हम ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने समझ लिया वही कर पाएगा। प्रश्न पढ़िए, किसी कक्षा के बच्चों के बीच, किसी कोई क्लास है तो क्लास में कुछ बच्चे हैं, सपोज करो n, हाँ n बच्चे हैं, मान लो संख्या कुछ भी हो, बच्चों के बीच मुफ्त में नोटबुक बराबर बराबर बांटे जाते हैं। जैसे आप लोग को प्रैक्टिस शीट मिलती है उसी प्रकार से मुफ्त में नोटबुक बराबर बराबर क्या होते हैं, बांटे जाते हैं। और नोटबुक की संख्या हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं, मतलब बराबर बराबर हम एक नोटबुक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी देंगे, 2 देंगे 3 देंगे तो सबको बराबर देंगे, सभी को। अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं और सबको 4-4 नोटबुक दिया तो 10 चौके 40 नोटबुक टोटल बटी। यहाँ पर कहा गया क्लास में जो बच्चे थे उनके बीच कुछ मुफ्त में नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली जो नोटबुक की संख्या है, एक बच्चे को जो नोटबुक मिल रही है एक छात्र को, वह कितनी मिल रही पता है? जितनी बच्चों की संख्या है उसका 1/8। बच्चों की संख्या अगर n है तो n/8 नोटबुक प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। अब आप समझो, जैसे हमने कहा कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को जो नोटबुक मिलेगी बच्चों की संख्या के आधे बराबर मिलेगी। जितना बच्चे हैं, जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 का आधा 5 हुआ, तो प्रत्येक को नोटबुक कितनी मिली, 5 मिली। तो टोटल नोटबुक कितनी बटी, 10 गुणे 5 हुई। उसी प्रकार से बच्चों की संख्या n थी और सबको नोटबुक कितनी मिली, n/8 मिली। टोटल नोटबुक कितनी बटी बताएं, n² बटे 8 बटी। इतनी नोटबुक टोटल बढ़ गई, करेक्ट है, इतनी नोटबुक बढ़ गई।
अभी चलिए, यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है, बच्चों की संख्या आधी हो जाती है और प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलते हैं, 16 नोटबुक मिलते हैं, ये देखिए, तो अब की बार 16 प्रत्येक को मिला ना, जैसे यहाँ पर n/8 थी 16, अभी टोटल नोटबुक कितने बटेंगे, 8n बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने हमसे कहा कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलते हैं, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई थी बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले बताइए, ये नोटबुक की टोटल संख्या, ये भी टोटल संख्या, दोनों को बराबर कर दें। n²/8 बराबर 8n कर सकते हैं, ये खत्म हो गया। n बराबर 8 8 64 हुआ, n मतलब बच्चों की संख्या है 64, ये 64 बच्चों की संख्या है और प्रत्येक को नोटबुक कितना मिलेगा, 64/8 मिलेगा, 8 8 64 हुआ। और अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो जाकर के हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुल कितनी नोटबुक बांटी गई थी, मल्टीप्लाई करिए, 512 आया, 512 कुल नोटबुक बांटी गई थी। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे समझाया, अगर आप चाहें तो ओरल भी बता सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, नोटबुक की जो संख्या होगी और बच्चों की संख्या होगी वो फ्रैक्शनल हो नहीं सकती, आप सबको पता है। बच्चे किसी स्कूल में आधे तिहाई चौथाई तो होते नहीं है, ठीक है, 2 से ही 3/4 बच्चे हैं, ऐसे तो कह नहीं सकता। बच्चे होंगे तो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 500 होंगे, ऐसे ही होंगे। नोटबुक भी बटेगी तो आधी तिहाई तो बटेगी नहीं, वो भी पूरी संख्या में बटेगी। तो नोटबुक, जैसे यहाँ पर जो पूछा है कि कितनी नोटबुक बटी है, यह जो संख्या होगी ना, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जितने बच्चे थे उसका 1/8 प्रत्येक को नोटबुक मिला है, प्रत्येक को नोटबुक मिला है। और अगर हमने बच्चों की संख्या आधी कर दी तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलेंगे, इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था। तो आपको एक बात मैं समझा दूं कि यहाँ पर जैसे अगर हम, जो हमारी संख्या होगी, पहली चीज तो 8 से कटने वाली संख्या होगी। अब इसको देखा तो 8 से कटेगा नहीं, क्यों 8 से, क्योंकि 1/8 लिखा है। ये भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी 8 से नहीं कटेगा, कुल मिला के यही कटेगा। अगर यही कटेगा तो 512 हमने टोटल नोटबुक की संख्या मान ली, टोटल नोटबुक की संख्या मान ली। और एक हम दूसरे अगर स्टेटमेंट पे चले जैसे सेकेंड वाले से चलना बहुत आसान है, 16 से भी कटना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलेगी तो 16 से भाग करिएगा तो कितनी, मतलब बच्चों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 से भाग करने पर, लेकिन आप समझो यह आधी संख्या होगी बच्चों की, 16 से भी कटना चाहिए। अब 16 से काटिए, 16 3 48 और 16 दूना 32 ना, 16 3 48, 3 16 दूना 32 बच्चे आधे होते, 32 बच्चे आधे होते, 32 का दूना 64 पूरे थे और 64 का 1/8 करने पर 8 आता, 64 गुणे 8 करने पे भी 512 आता। तो ओरल भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते थे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। जो लोग डी बता रहे हैं एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, तो 5वां क्वेश्चन आपका आज के इस मॉक टेस्ट का डन होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में इतना जरूर आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, 6ठा नंबर आपके सामने है। इकाई का अंक पूछा गया है, यूनिट डिजिट। इस पावर के कॉन्सेप्ट पर इकाई का अंक पूछा गया है। 7 की पावर 71 है, हाँ, 6 की पावर 63 है, 3 की पावर 65 है और आपसे पूछा कि बताएं इसका इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट आपको बताना है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान दीजिए कुछ बातें, जैसे एक तो समझिए, अगर किसी, जैसे हम ये संख्या आप देख रहे हैं ऐसे बेस और पावर के फॉर्म में है, आधार घात के। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर चाहे जो लगी रहेगी उसका यूनिट वही होगा, सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इस 6 के लिए यूनिट 6 ही रहेगा। अब बचा 7 और 3 की केस का, तो ध्यान देना, किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो जब भी कभी इसका कुछ पावर लगा हो तो पावर को आप 4 से भाग करना, रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर को ले जाकर के पुट कर देना अंतिम डिजिट पर, तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे इसमें भी 7 है, यहाँ 3 है, इसको भी 4 से मैंने भाग किया, 17 चौके 68, 3 71, रिमाइंडर 3 हुआ। 7 की पावर 3 करने से 343 होगा, 3 आएगा। यहाँ भी इसको भी 4 से भाग किया, 16 चौके 64, 64 1 65, रिमाइंडर 1 हुआ, 1 हमने उठा के पुट कर दिया, 3 की पावर 1 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 छंगे 18, 8 हुआ, 8 त्रिक 24, कितना हुआ, 4 हुआ। तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो रहा है बताएं, 4 हो रहा है। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए। इसका तो 6 ही है, कंफर्म है। यहाँ पर 4 से भाग किया, 17 चौके 68, 3 71, 3 रखा, 7 की पावर 3, 343, अंत में 3 आया। और यहाँ पर जब हमने देखा कि 65 था, 3 4 से भाग किया, 16 चौके 64, 1 65, अर्थात रिमाइंडर 1 आया और 1 यहाँ पर 3 के ऊपर पुट किया, 3 ही हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर अंतिम डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। प्रोडक्ट सबका करना था, आसान प्रश्न था, आप सभी लोग कर सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन आज के इस मॉक टेस्ट का कंप्लीट है। आप सभी लोग अच्छे से कंफर्म करते चलिए, समझ में आ रहा तो हमें बताते चले और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, सॉरी डिविजिबिलिटी बोल रहे हैं, है तो डिविजिबिलिटी ही एक तरह से। रिमाइंडर का क्वेश्चन है, शेषफल का ना, शेषफल पढ़ने वाले जो पढ़े हैं बता सकते हैं।
2 की पावर 305 है प्लस 303 है। और जो नहीं पढ़े घबराया ना करें कि मतलब हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, नहीं आ रहा है, तो बहुत परेशान मत हुआ करिए। इसको 9 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा ये हमको बताना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। ये 2 पार्ट में नंबर लिखा, एक तो ए नंबर है, एक तो ए नंबर है। इसको भाग करके दिखना बताना आसान है। भाग करके देखिए, 9 त्रिक 27, 3 और 3, फिर 9 त्रिक 27, अब 6 आएगा, साफ साफ देखो 6 आएगा। भाग करके देख लीजिए आप, 9 त्रिक 27, 3 30 होता है, 3 और 3 33 हुआ, 9 त्रिक 27, 27 6 33, तो 6 होना तय है। इसका मुख्य है, इसी को डिसाइड करना। अब एक ऐसा प्रश्न है जो जनरली मिल जाता है, कभी कभी आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा, 2 की पावर 305/9 है। मैंने कहा बताओ शेषफल क्या होगा। देखो ये बेस पावर के ऐसे प्रश्न है जहां पर रिमाइंडर, मतलब देखो हमेशा जब भी बेस पावर का ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारा ये प्रयास होता है कि हम इस भाजक से इस बेस को भाग करें और शेषफल या तो +1 हो जाए या तो -1 हो जाए। तो अगर भाजक के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक ज्यादा होगा या एक कम होगा तब तो आसान है। जैसे 9 के पहाड़े में आने वाली संख्या 9 है, 18 है, 27 है, उससे एक ज्यादा हो या उससे एक कम हो तो आसान है। ना तो उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम है, तो हमें किसी भी हालत में उसको वैसे ही क्रम में सेट करना होगा, वैसे ही बनाना होगा। और बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे 2 को आप 9 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि 2 आएगा शेषफल, या तो -7 आएगा। फिर 2 दूना 4 किया, 4 को हमने 9 से भाग किया तो 4 आएगा या -5 आएगा। फिर मैंने 2 को एक और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपने पास इसकी संख्या भरमार है, 305 बार है, तो आप जितनी मर्जी ले लीजिए अपनी साइक्लिसिटी सेट करने के लिए। 2 जब 3 बार मल्टीप्लाइड होगा तो 8 होगा, और 8 को मैं 9 से भाग करूंगा, 9 1 के 9, 9 में से 1 निकलेगा 8, तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको सेटल करना पड़ेगा आपको 2 की पावर 3 में, क्योंकि अपना काम ये इस सोल्यूशन देगा। 3 से भाग करिए इसको, 3 1 के 3 0, 3 1 के 3, 101 बार गया। 101 को 3 से गुणा करा, 303 हुआ। फिर देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 303 में 2 जोड़िए, मतलब आप 2 की पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड बाई कितना करें, 9 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया, करेक्ट है। अब 9 ने इसको भाग किया तो कितना हुआ, -1 हुआ। -1 की पावर कितना है, 101, ध्यान दीजिएगा। और ये 2 दूना 4 है तो 4 ही रहेगा, करेक्ट। ये ध्यान देना कि -1 की पावर अगर सम है तब तो +1 आता है, और -1 की पावर अगर विषम है तो ध्यान दीजिएगा हमेशा -1 आता है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा यहाँ से, और यहाँ पर आपके पास 4 है बटा 9 है, 4 से 1 गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से इसको हल करेंगे तो -4 आपको मिलेगा रिमाइंडर, और यहाँ पर +6 है तो -4 + 6 मतलब आपका 2 हो जाएगा, 2/9 कर दीजिए। रिमाइंडर आपका देखिए असली में 2 होगा, क्योंकि जब किसी छोटी संख्या को बड़ी से भाग करते हैं, जैसे आपने देखा कि a अगर छोटा होता b से तो रिमाइंडर हमेशा a ही होगा, अर्थात वह छोटी संख्या ही आपका शेषफल होगी, वह छोटी संख्या ही शेषफल होगी, अर्थात इसका मान कितना होगा, 2 होगा। आप लोग इस पहले ऑप्शन को इसका राइट सोल्यूशन मान सकते हैं। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो रहा है, 7, और आपका आंसर कितना आ रहा है बताएं, 2, तो 2 इसका राइट सोल्यूशन है। आपको आई होप यह कॉन्सेप्ट और यह प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे कि हम उस पर भी आपको कंफर्म कर सकें, और आपके रिस्पांस कमेंट्स दिख भी रहे हैं कि आप सभी ने मैक्सिमम लेवल पर इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन किया है, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 इस मॉक टेस्ट का। हम बढ़ते हैं अब नंबर 8 पर। ये भी बढ़िया शानदार सा एलसीएम का क्वेश्चन है, अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में दिख जाता है, ठीक है। पढ़िए क्या है, 6 तो घंटियां हैं, घंटियां बेल्स हैं, जैसे स्कूल में होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, ये कहीं भी मतलब यूज चीजें हैं। एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, शुरू करती है, एक साथ बजना शुरू करती है। घंटियां ऐसी हैं, बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4, बेल 5, बेल 6, ये हमारे पास 6 घंटियां हैं। देखिए बजती कैसे हैं, पहली 4 देखिए लिखा है ना, वे क्रमशः 4 8 अभी ये बज रही हैं, सब रिंगिंग मोड में है, लाइन है सबकी सब, अब अलग अलग इनकी धुन होगी। अब उस समय का माहौल आप फील करो जहां बज रही होगी, कोई टिन टिन, कोई टन टन, कोई टुन टुन, किसी तरह से बज रही होगी ना। तो सारी की सारी घंटियां इस समय आवाज निकाल रही, बज रही हैं। अब उनका सीक्वेंस क्या है, उनका सीक्वेंस है कि जो पहली वाली घंटी है 4 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी वाली 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, तीसरी वाली 10 सेकंड बाद, चौथी वाली 12 सेकंड बाद, पांचवी वाली 18 सेकंड बाद, और अंतिम वाली 20 सेकंड के अंतराल पर बजेगी। मतलब यह इनका बजने का क्रम है। जैसे 4 के बाद फिर वो 8वें सेकंड पर, 12वें सेकंड पर पहली वाली, दूसरा 8 पर, 16 पर, 24 पर, तीसरा 10 पर, 20 पर, 30 पर, चौथा 12, 24, 36 पर, पांचवा 18, 36 ऐसे, और ऐसे ही आपका 20, 40 इस प्रकार से बढ़ना शुरू होगा। अब आपसे पूछा कि अगर यहाँ पर वे लोग सब बज रही थी
तो फिर से एक ऐसा समय आएगा फिर बजेंगी, फिर समय आएगा फिर बजेंगी साथ साथ, हमेशा तो साथ में होंगी नहीं, लेकिन एक समय इंटरवल पर वो साथ साथ बजना क्रम में जारी रखेंगी। और हमसे पूछा गया अगर मान लो यहां से यहां तक का जो अभी बजी थी, यहां से यहां तक का जो गैप हो 30 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, तो कुल कितनी बार 30 मिनट में वो लोग बजेंगी, ये हमको काउंट करके बताना है। तो पहली चीज हमको ये डिसाइड करना है कि अगली बार वो कब बजेंगी, कितनी देर बाद बजेंगी। इसके लिए इन सभी जो टोटल 6 संख्याएं दी हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या एलसीएम किसका बताइए? 4 का, 8 का, 10 का, 12 का, 18 का, 20 का। अब अगर इसका एलसीएम आपको कनेक्ट तुरंत कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो सोचिए क्या दिक्कत है। कैसे बताइए? अब जैसे मान लो अगर हम कर सके भाई फैक्टराइज कर लें, हम ओरल मतलब सोच पाए तो बड़ी अच्छी बात है। एलसीएम क्या होता है? वह संख्या सबसे छोटी जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, वही एलसीएम होता है, हम सबको पता है। अब जैसे इसके लिए हमें सबसे बड़े नंबर के पास जाना चाहिए, जैसे 20 है सबसे बड़ा। 20 कई लोग के पहाड़े में डायरेक्ट आ रहा है, जैसे 10 में सीधा आ रहा है, 10 को खत्म कर दीजिए। 4 में आ रहा है, 4 को खत्म कर दीजिए। इसके बाद भी कुछ लोगों के नंबर्स को, टर्म्स को डाइल्यूट करेगा, जैसे इसका 2। अब 2 क्या इसका 4 खत्म कर देगा, 4 खत्म होगा तो इसके पास केवल 2 बचेगा, क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, 4 से जरूर कट जाएगा। इसका भी 4 खत्म हो गया है तो यहाँ पर 3 बचा होगा। तो एक प्रकार से 20, अच्छा यहाँ पर भी आप 2 खत्म हुआ होगा तो इसका 9 बचा होगा। अगर 9 बचा है तो यहाँ पर इस 3 को भी खत्म कर सकते हैं। तो 20 गुणे पहला काम 9 करिए और इसका 2 मतलब 2 से और गुणा कर दीजिए। मेरे हिसाब से इसका 360 एलसीएम होगा, अर्थात 360 सेकंड बाद वो सभी घंटियां फिर से साथ साथ बजेंगी। मैं जो कर रहा हूं आई होप सही है, अगर आपको डाउट है तो प्लीज बता देना। मैंने अपने हिसाब से सही परफेक्ट टर्म यहाँ पर उठा के लिखा है, ठीक है। 360 वह समय होगा, सेकंड होगा जब सभी घंटियां फिर से अलाइन हो जाएंगी। इसका मतलब इस सेकंड है, आप ध्यान दीजिएगा, और सबको पता होता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसका मतलब 360 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 6 मिनट आएगा। हम समझ गए कि हर 6 मिनट बाद घंटियां साथ साथ बजेंगी। अभी सोचो यहां बज रही थी, एक बार बज चुकी हैं, अब 30 मिनट का और वक्त है अपने पास। 30 को एक काम करिए, 30 को आप 6 से भाग कर दो तो आया कितना? 5। मतलब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो 5 बार और बजी, लेकिन अगर इसको मैं ले लूं तो 5 एक कितनी बार? 6 बार। आपको ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में हमेशा एक जोड़ करके ही आंसर बताना है। 6 बार वो सभी की सभी घंटियां 30 सेकंड मिनट में बजेंगी साथ साथ। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन अगर आपने लगाया, 5 लगाया तो गलत है 6 लगाया है तभी सही है। और यही इस 8वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, प्लीज सभी लोग उतारें। राइट सोल्यूशन 8वें क्वेश्चन का करेक्ट हल है सी ऑप्शन, प्लीज सभी लोग उतारें, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा और समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना। मुकेश, योगेश और सुरेश का जो वेतन है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। तो कोई 3 कमाता है, दूसरा 4, अगला 5, या कोई 30 तो अगला 40, अगला 50, कोई 300 तो अगला 400, अगला 500। ये उनके वेतन का सीक्वेंस है। पर्सन है 3, एक का नाम मुकेश, दूसरे का नाम योगेश और तीसरे का नाम सुरेश। तीनों की जो आय है 3, 4 और 5 के अनुपात में है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। ये उनके इनकम का रेशियो है, करेक्ट है। अब इसने कहा कि यदि प्रत्येक की आय, देखिए कैसे बढ़ाई जाती है, उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि की गई। अगर चाहो तो यहां से भी आप अपडेट कर सकते हो, बट यहां अपडेट करना थोड़ा टफ रहेगा। 10% मतलब सबको पता है 1/10 होता है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है। इससे बढ़िया है कि अगर हम इनको एक एक टर्म बढ़ा दें। सपोज करो हमने इसको 30 बना दिया, इसको 40 बना दिया, इसको मतलब प्रत्येक में मैंने कितने से गुणा किया? 10 से। अब इसको लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 10% लगाएंगे, इसका 10% कितना होगा? 30 गुणे 1/10, अर्थात कितना होगा? 3, मतलब नया संशोधित वेतन 33 होगा। इसी तरह से जो 40 है, 40 गुणे 1/4 करिए तो 10 बढ़ेगा, मतलब इसका वेतन 50 होगा। अगला देखो 50 है 1/5 करिए, 50 को 1/5 से गुणा करिए, जिसका वेतन 10 बढ़ेगा, मतलब 60 होगा। अब ये संशोधित वेतन तीनों का आ गया, ठीक है, तीनों का। पहले वेतन 30, 40, 50 था, पहले वेतन 30, 40, 50 था, अभी वेतन 33, 50 और 60 हो गया। कह रहा यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है, अभी संशोधित राशि में अनुपात कितना है? 33, 50 और 60 का है, और कुल अमाउंट कितना है? 28,600 है। तो पहले अनुपाती पदों को जोड़ दें। 60, 50, 110, 130, 140, 143, अनुपाती पदों को जोड़ा तो 143 आया। 28,600 है, एक बराबर आपका 3 बार, देखो 2 बार सीधा जा रहा है, 200 होगा, अर्थात 1 बराबर 200। अब जो भी पूछा उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछता कि कुल वेतन था, तो आप इनको जोड़ लेते, 40, 50, 90, 30, 120।
तो उस हिसाब से आता मेरे हिसाब से 24,000। लेकिन पूछा तो मुकेश का मूल वेतन क्या था, मुकेश का मूल वेतन कितना था बताओ, 30 था। प्रारंभ अभी नहीं, मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना था 30, तो 30 बराबर बोलिए कितना करेंगे 6,000। तो मुकेश का मूल वेतन अगर आप निकालोगे तो 30 का गुणा इससे कर दे 6,000 होगा। तो 6,000 आप राइट सोल्यूशन देख सकते हैं, करेक्ट हल है, आप लोग लगा लीजिए, एकदम सही आंसर आपके सामने है, करेक्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, कंफर्म करिए। अभी पूछा होता मुकेश का मूल वेतन क्या है, अगर अभी का पूछेगा तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 6600 आएगा, 6600 भी ऑप्शन में है। अगर अभी का वेतन पूछेगा तो हम 6600 लगाएंगे, तब उस नंबर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल इसके लिए इतना लगाना है, बी ऑप्शन अगर आप 6000 लगा रहे हैं तो परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है, मुकेश का मूल वेतन था पूछा है ना, तो इसलिए हमने वो उसको ले रहे हैं। तो 9वें क्वेश्चन का भी सही उत्तर है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया है, बहुत लोग डाउट में भी है, क्लियर कर लीजिएगा, डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक वृत्ताकार पार्क को रुपए 6.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की जो लागत है वो इतनी है, 30,036 रुपए है। ये वृत्ताकार पार्क है। और देखो यहाँ पर जब भी हमें किसी रिस्पेक्ट में कोई काम करने के लिए हमको दर दिया हो, दर बहुत कुछ निर्धारित करता है, इतने रुपए प्रति मीटर और वृत्ताकार पार्क, तो कंफर्म है कि एरिया से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि एरिया यूनिट का स्क्वायर डिनोट करता है। और टोटल खर्चा दे रखा है इतना है, इसका मतलब खर्चा जो होता है किसी मैदान को समतल कराने का वो प्योर बेस्ड होता है एरिया। तो एरिया अगर हमें पता होगा, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल खर्च निकलता है। इसका मतलब अगर ये मैदान की जो त्रिज्या है आर रही है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर हम एरिया को डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल खर्च कितना है 36,036, इसको भाग करना पड़ेगा किससे, रेट से, मतलब 6.50 से। जैसे आप कोई सामान खरीदिए और आपको पता हो कि इतने रुपए में एक सामान है, और आपने कुल पैसा पता चला कि इतना खर्च किया, तो मैं बता सकता हूं ना कितने सामान आप खरीदे थे। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट ना, जिससे टोटल कॉस्ट बना था, किससे बना था, दर गुणे संख्या से, दर गुणे मात्रा से। ऐसे ही रेट था, रेट को अगर एरिया से गुणा किया होगा तभी तो इतना आया होगा। अब इसका मान तो 22/7 होता, क्योंकि देखो आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग तो आपको लगेगा इसके चारों ओर मतलब ऐसे मैदान के क्या लगाना है, बाड़ लगवाना है। बाड़ लगवाना मतलब इसकी परिधि पर काम करना है। तो परिधि पर काम करने के लिए अपने को त्रिज्या तो चाहिए, बिना त्रिज्या का तो होगा नहीं। तो पाई, अब इसका मतलब इसी को हल कर ले तो त्रिज्या निकल जाएगा, फिर बाद में हम बाड़ भी लगवा देंगे आराम से। देखिए करते हैं इसको, तो पाई की जगह 22/7 गुणे आर स्क्वायर कर दिया, बराबर इसका सोल्यूशन करिए। देखिए दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो खत्म हुआ, 13×5 = 65 होता है, 13 दूना 26, 10 जीरो, 13 7 91, 9 और 3, फिर 13 7 91, 13 दूना 26, जीरो हो गया, 5 से भाग करिए, 5×5 = 25, 2 7, 5×5 = 25, 2 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 55 44 हो गया। किसका मान बताइए, ये है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, इसका मान है 55 44, 55 44 है, 11 दूना 22, 11×5 = 55, 11 चौके 44, करेक्ट है। 2 से फिर डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो आर स्क्वायर का मान है 7 गुणे 252, 7 गुणे 252। तो आर का मान क्या होगा बताएं, इसका फैक्टराइजेशन करिए, 7 तो रहने दीजिए ना, 2 से काटिए, 2 से काटिए तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 126 हुआ, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और 3 से एक बार और कटेगा। देखिए आपके पास टर्म कितना हो जाएगा, जैसे अगर हम पूरा इसका हल कर एक बार 7 आ जाएगा। आप पूरा का पूरा सोल्यूशन देखिए, अगर नहीं आता तो ऐसे रब पे कर लीजिए, 252 है ना। देखिए 2 से काटा एक बार, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटा, 2 छंगे 12, 2 3 6, फिर 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 1 के 3, 3 से काटा, 3 7 21, तो आपको वही चीजें मिली होगी। अब इससे आपको वर्गमूल करना इसका बड़ा आसान होगा, वही त्रिज्या होगी। जैसे 2 का एक पेयर मिला, ठीक है, 3 का एक पेयर मिला, 7 का भी एक पेयर मिला, 2 3 6 7 42, यही आपकी रेडियस है। अब आपको जैसे बाड़ लगवाना है, तो बाड़ लगवाने के लिए आपको परिधि पर काम करना होगा। तो परिधि क्या होती है वृत्त की बताइए, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब परिधि पहले पता हो, फिर रेट दिया है, देखो इसके चारों ओर 18 रुपए प्रति मीटर की दर से आपको बाड़ लगवाना है। तो पहले परिधि देखो कितना होगा, 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस आया है 42, गुणे आप कर दो 18, ठीक है। हल कर डालिए, क्या कैसे पॉसिबल है देखिए, 7 से करें 7 छंगे 42, मतलब कुल मिला के 2 है, गुणे 22 है, गुणे 6 है, गुणे 18 है।
और आप गुणा कर लो रफ पे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करो, लेकिन हम चाहें कि इंड डिजिट से भी डिसाइड हो सकता है क्योंकि सबके अलग अलग हैं। 2 दूना 4 है, 4 छंगे 24, 4 है, 4 अठे 32, यहाँ पर 4752 होगा जो बी ऑप्शन है। आप करके भी देखेंगे तो यही उत्तर आएगा। और आप में से देखिए बहुत सारे लोग के आंसर आए भी हैं। 4752 इस 10वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग प्लीज उतार लीजिए। सही आंसर आपके सामने है। आशा करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बातें समझ में आई होंगी। अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर ध्यान से देखिएगा। एक क्रमिक व्यवसाय है जिसमें आपने देखा ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है, मतलब ए ने कोई सामान लिया जिसका मूल्य 50 रुपए या उसके पास है एक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य 50 है। बी को दे दिया 20% के लाभ पर, बी को बेच दिया उसने 20% के फायदे पर, 20% का लाभ लिया, बी को दे दिया। बी उसको पाया और उसने उसको उठाया और सी को बेच दिया 25% के लाभ पर, सी को 25% के लाभ पर दे दिया। सी उसको पाया, उसने उसे 40% के लाभ पर किसको बेच दिया, डी को बेच दिया। अब फाइनली पूछा गया कि वस्तु का जो मूल्य जो डी ने दिया है, अर्थात डी ने कितने रुपए का भुगतान किया है, वो आप बता दें। इसके तरीके देखिए कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप में से किसी ने ऐसे सोचा कि ए ने चलो खरीदा 50 में, बी को दिया 25% के लाभ पर, कोई लोग 100 भी लेकर चलते हैं, 100 मानिए, 25% के लाभ पर चले तो 125 करें, फिर इस पर 40% का 20% का लाभ था, 20% का लाभ लिया था ना, 20% का लाभ लिया था। कुल मिला के टाइम टेकन है, ये मेरा कहना है। 20% का लाभ चलो बी को दिया 120 में, इसने 40% का लाभ लिया, 25% का लाभ लिया। अब इस पर 25% लगाना, यहाँ पहुंचना, फिर 40% लगाना, टाइम टेकन प्रोसेस, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। यह क्रमिक कॉन्सेप्ट है, सतत का उपयोग है। सतत मतलब जैसे हमने आपको दिया तो आपको बढ़ के मिला, अब उस अपडेट पर आप अपना लाभ तो अपने पर लेंगे ना कि मेरे पर लेंगे आपको जितने में मिला उस पर लाभ लोगे ना, तो यही सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया में देखिए स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स है कि एक पर्सन पहला था जिसने अंतिम पर्सन डी को बेचा है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, अंतिम पर्सन डी है। अब आप देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है। सबसे पहले ए ने कितने का लाभ लिया, 20% का। 20% होता है 1/5, भिन्न में करिए, 20/100 1/5, अर्थात अगर ए ने खरीदा था 5 में तो बेचा था 6 में, 5 से 1 बढ़ा दो। फिर बी ने लिया था, बी ने उसको कितने 25% के लाभ पर, 25% क्या होता है 1/4, अर्थात बी ने अगर खरीदा था 4 में तो बेचा था 5 में, खरीदा था 4 में तो बेचा था 5 में, 4 से 1 जोड़ दीजिए। अब सी के पास वस्तु पहुंच चुकी है, सी ने 40% का लाभ लिया, 40% होता है 2/5, मतलब अगर सी ने खरीदा था 5 में तो उसको बेचा था 7 में। देखिए अब आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप बगल बगल काट सकते हैं, जैसे यह 5 5 से खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 है, 2 तिया 6 है, करेक्ट है। अब इसको कंबाइन कर दे तो यहां पर माना जाएगा कि ए की लागत 5 दूना 10 है, देखिए 5 गुणे 2 कर दिया, जबकि डी ने जितना इन्वेस्ट किया दैट इज 7 3 21 इन्वेस्ट किया है। अब इस 10 का मान आपको कंपेयर करना पड़ेगा 50 से, क्योंकि ए ने कितना पैसा पे किया है 50 रुपए, और फाइनली अब आपको बताना डी ने कितना पे किया है। तो 10 से तुरंत इसकी तुलना करें, 10 × 5 = 50 हुआ, 5 का गुणा आप 21 से करें, 5 का गुणा किससे करें 21 से, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 105 रुपए डी ने पे किया था। आपने देखिए लगातार सही उत्तर बताया है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन कितना है बताएं, बी ऑप्शन है 105 रुपए है, कंफर्म कर लो, सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। डिविजिबिलिटी का शानदार सा क्वेश्चन है। एक संख्या को जब 627 से विभाजित करते हैं, एक नंबर था, ऐसे नंबर सोच लीजिए, इसको किससे विभाजित करते हैं 627 से, जाहिर सी बात है कुछ बार गया होगा x और कुछ शेषफल आया होगा, लिखा है देखो 43 शेष रह जाता है, 43 शेष रह जाता है। अगर आपको इस नंबर को बताना है, क्योंकि आगे पढ़िए, उस संख्या को जब 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो पहला काम तो इस संख्या को सोचिए, संख्या क्या होती है भाज्य, ये क्या है भाजक, ए है भागफल, ए है शेषफल। नियम हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक 627 गुणे भागफल प्लस शेष, यही आपका नंबर है, यही आपका क्या है नंबर है। अब कह रहा है इस नंबर को अर्थात n को किससे भाग करना है, बोले इस नंबर को 19 से भाग करना है और पता करना है कि शेषफल क्या होगा। तो नंबर है अपने पास 627 गुणे x प्लस 43, यही नंबर है। इसको किससे भाग करना है बताएं, 19 से। ओरल भी कर सकते थे, मैं इसको ओरल भी आपको बता देता हूं, पहले ऐसे समझिए, 19 से डिवाइड करिए, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 57 5, फिर 19 त्रिक, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह एक टर्म है, यह एक टर्म है,
यह जब खत्म हुआ मतलब 19 के पहाड़े में आया, तो इस पूरे पद को अगर हम डिवाइड करेंगे 19 से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। प्लस करिए, यहाँ पर 43 से 43 को 19 से भाग करेंगे तो 19 दूना 38, 5 43, यहाँ तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। 5 और 0 जोड़ दीजिए तो सही शेषफल 5 होगा। देखो ये प्रोसीजर है, वो करने को आप ओरल कर सकते हो। ऐसे प्रश्न आपको दिखते एग्जाम में जिसमें पहला भाजक 627 था, जो उस संख्या को भाग कर रहा था 43 शेष आ रहा था। अभी दूसरा भाजक 19 है, क्या 19 इस पहले भाजक को काट देगा? हाँ काट देगा, रिमाइंडर 0। अब इसका मतलब 19 बस शेषफल को और डिवाइड कर दे, और शेषफल को जब उसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आएगा। 19 दूना 38, 5 43, ओरल बता सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं था। बट ये जरूरी है कि इस पैटर्न को, इस प्रोसीजर को समझो कि सही में हो कैसे रहा है। आपसे कल को कोई पूछे तो आप कम से कम बता सको कि हमको ये पता है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। ऐसे कैसे हम ओरल नहीं, हम कोई ट्रिक नहीं जानते। ट्रिक जानते भी है तो ट्रिक का उपयोग हम समझा दे कि कैसे क्या अप्लाइड हो रहा है। देखिए आप में से बहुत सारे लोग के आंसर आए भी हैं, ये अच्छा लगा रिस्पांस देकर कि 12वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं। 5 है, ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट सम है, आप प्लीज उतारें। अब बढ़िए छठे पर, 13 नंबर देखिए, सॉरी 13 नंबर पर पहुंचे। 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद शीला रुपए 2400 में एक मोबाइल फोन बेच देती है। 20% की छूट देती है और 2400 रुपए में एक मोबाइल बेच देती है। फिर भी वह 20% का लाभ कमाती है। हर व्यापारी का यही अप्रोच होता है कि वह छूट भी दे और लाभ भी कमाए। फाइनली पूछा कि अगर वह मोबाइल फोन बिना कोई छूट के बेचती तो उसे लाभ, उसका प्रतिशत क्या होता। जैसे मान लो आप ऐसे सोचो कि आपने कोई सामान 100 में खरीदा, ठीक है, ग्राहक को बताया 150। अभी क्या करते थे कि आप 10 रुपए कम कर देते थे और 140 में बेचते थे, 10 रुपए छोड़ देते थे, चलो ठीक है जाओ 140 में बेचते थे तो लाभ आपका 40% का होता था। आज आपने तय कर लिया जितना बताया उतना ही लूंगा, 1 रुपए नहीं छोड़ूंगा। सोचो अगर पहले 10 रुपए कम कर देते थे, 140 प्राप्त करते तो छूट कितने की, मतलब लाभ कितने का होता, 40% का होता था। आज आपने तय किया नहीं कोई 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, जितने में हमने बताया है, हालांकि खरीदा इतने में है, जितना बताया उतने में ही बेचूंगा। तो अब आपको बताना है कि कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, बता सकते हैं। यही प्रश्न है यहां पर। इस प्रश्न को अगर आप देखोगे, जो आप देख पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्योंकि हमें परसेंटेज पता करना है, इस 24 का कोई उपयोग ही नहीं, 2400 का कोई अर्थ नहीं है। बस इसलिए ऐसे समझिए कि एक प्रोसीजर में 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वह छूट ना दी जाती तो लाभ कितने प्रतिशत का होता है। 2 प्रकार से कर सकते हैं। दरअसल जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और प्राप्त क्या होता है, विक्रय मूल्य। आप हमेशा देखते हैं जो दाम बताता है दुकानदार उस पर छूट देता है ना, खरीद पर देता है नहीं, जो बताता है, जो अंकित किया रहता है उस पर छूट देता है। एमपी हमने मार्क्ड प्राइस लिखा है। फिर लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जो लागत आप लगाते हो, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, प्राप्त हमेशा विक्रय मूल्य होता है। सीक्वेंस समझो, अगर लिखा है 20% जो कि 1/5 है, इसका अर्थ है अगर 5 अंकित मूल्य है तो 1 कम होकर के 4 विक्रय मूल्य होगा। उसी प्रकार से 20% का लाभ है तो इसका भी अर्थ 1/5 है, मतलब अगर 5 क्रय मूल्य है तो 1 बढ़कर 6 विक्रय मूल्य होगा। अब आपको यहां पर देखना है कि कौन दोनों में कॉमन है। जैसे एसपी दोनों में कॉमन है, एसपी यहां रखिए, सीपी यहां रखिए और एमपी यहां रखिए। इतने में खरीदा, इतना ग्राहक को बताया, इतने में अभी तक बेच रहे थे आप। अभी हम थोड़ा रोकेंगे कि इतने में मत बेचना, जितना बताया उतने में ही बेचना। चलो पहले समझते हैं। हमने इसकी बात करी कि हम 5 को ही बताए थे तो 4 में बेचे थे, जबकि अगर हम लाभ की बात करें, इधर चलें, तो हमने कहा अगर हमने 5 में खरीदा था तो हमने 6 में बेचा था। अब ऐसे में आपको विक्रय मूल्य को बराबर करना होता है। कैसे बराबर करेंगे, आप इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 2 से। इससे क्या होगा भाई, ये भी 2 पंचे 10 होगा, ये 2 छंगे 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, और इसको भी 3 से किया, 3 पचे 15 होगा। मतलब स्थिति ये थी अभी तक की सिचुएशन में कि आप खरीदते थे 10 में, बताते थे 15, बेचते थे 12 में। अभी हमने कहा खरीदा है 10 में, 15 में बेचो जितना बता रहे हो। तो 10 से 15 मतलब 5 बढ़ा है, 5 10 पर बढ़ा है, तो 5 10 पर बढ़ने का मतलब 5 गुणे 100, वैसे भी आधा दिख रहा है आपको, बटे 10 कर दें तो 50% का लाभ है। कितने का, 50% का लाभ इस व्यापार में उस दुकानदार को हुआ है। करेक्ट है। दूसरी तरफ इसको हम करने का एक तरीका और आपको बता रहे हैं, उसको भी समझिएगा। जैसे वह 20% की छूट देता है, ऐसे बेस मानिए 100, 20% की छूट मतलब 80, 20% की छूट बताएं, 20% की छूट, 100 पर जो छूट वह उतना कम और जो लाभ उतना जुड़ा, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। तो कितना हो गया बताएं, 120। समझ रहे हैं ना सब लोग। 40 दूना 80, 40 तिया 120। 2 रुपए से 3 को कंपेयर करिए, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है।
एक किसमें बढ़ रहा है? 2 में। 1 गुणे 100/2 कितना बताएं? 50% का लाभ। 50% का क्या है? लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन। और आशा करता हूँ ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। और आपने किया भी था 50%, तो बढ़िया लगा आपका रिस्पॉन्स कि अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 13 नंबर आपका डन होता है। ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन, 50% करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम आते हैं 14 पर। इस श्रेणी को समझो। आप में से कोई बता सकता है कमेंट करके श्रेणी क्या है? कोई बता सकता है? और यहां पर टर्म में डॉट डॉट लगने से भी बहुत कुछ तय हो गया कि यह डॉट डॉट लगने का मतलब अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो एक हमारे पास श्रेणी है जिनके पद अनंत तक मूव कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, यह श्रेणी कुछ ऐसी है जैसे जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। देख रहे हैं जस्ट सब डबल 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 होते जा रहे हैं। इसको कहते हैं सार और अनुपात, मतलब 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, ये सब बराबर है। अब आप बता दो नाम क्या है? अब यह श्रेणी है जीपी, जिसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अनुपात समान हो। जैसे पहला पद अगर 1 है तो दूसरा पद 1/2 है। आप 1/2 को 1 से भाग करो, 1/2 आएगा। 1/4 है, अगला पद क्या है? 1/4 को 1/2 से भाग करें, 1/2 आएगा। 1/8 को 1/4 से भाग करें, 1/2 आएगा। सब जगह पर आपको एक रेशियो प्राप्त होगा आर, जो कि आपका 1/2 होगा। और पहला पद क्या है? ए है, जो कि 1 है। इस श्रेणी को लेकर के आप डिटेल समझेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी कोई श्रेणी अगर जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो उनके इनफिनाइट टर्म्स का सम, योग अक्सर पूछ लेता है। उनके अनंत पदों का योग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अनंत पदों का जो योग होता है वो सिंपल एक फार्मूला a/1 - r होता है। बस ये मतलब पहला पद जो कि 1 है, 1 - r मतलब 1/2 है, तो 1/1/2 होगा। 2 ऊपर चला जाएगा, सीधा सीधा इसकी वैल्यू 2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं 2। इसका करेक्ट आंसर अगर आप बता रहे हैं तो सही आंसर है पहला ऑप्शन ही इसका राइट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर आपने देखा 14, 14 का पहला ऑप्शन है, करेक्ट है। सबको क्लियर? यस। आगे बढ़िए, ये मिश्रण का क्वेश्चन है। हाँ, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, सभी लोग आंसर करें। 513 लीटर का मिश्रण है। कितने का? 513 लीटर का, जो कि 13:14 के अनुपात में दूध और पानी में है। मतलब एक दूध है और फिर पानी है, मिल्क एंड वाटर। रेशियो कैसा है कि 13 भाग दूध है तो 14 भाग पानी है। ठीक है, दूध की मात्रा कम है। अक्सर आप देखते हैं कि जब हमको दूध मिलता है, हम लोग परचेज करते हैं, तो दूध की मात्रा अक्सर जो है कम रहती है और पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, हालांकि मूल्यवान दोनों है, पानी भी मूल्यवान है, लेकिन पानी का काम पानी करता है, दूध का काम दूध करता है, सब जानते ही अच्छे से ना। तो दूध और पानी का अनुपात 13 और 14 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि थोड़ा सा भाई ईमानदारी दिखा रहा हो कि अब दूध की वैल्यू बढ़ जाए, पानी की वैल्यू घट जाए, मतलब अनुपात में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, हम चाहते कि अनुपात 3:2 हो जाए। इसके लिए 2 तरह से चीजें हो सकती थी, पानी घटाकर दूध बढ़ाकर। इसने कहा दूध बढ़ा दो। दूध बढ़ाना है यहां से यहां, तो पानी को सेम रखना होगा, सीधी सी बात है। क्या पानी सेम है? नहीं है। करें? हाँ बिल्कुल। कैसे कर सकते बताइए? 7 से गुणा कर दो, 7 दूना 14 हो जाएगा, उसके बराबर हो गया। पानी हम बराबर रखना चाहते क्योंकि बढ़ा तो दूध रहे ना। 7 दूना कितना हुआ? 14, लेकिन 7 त्रिक इधर कितना होगा? 21। जो आपका 3-2 लिखा हो 21 14 होना चाहिए। अब देखो पानी बराबर हुआ, हाँ, दूध बढ़ा कितना? 8 बढ़ा। अब आप सोचो कि पहले प्रारंभ में टोटल लिक्विड था कितना? 513। आपको अनुपाती भाग कितना दिया था? 13 और 14, जो कि 27 है। आपको बताना कितना हमने दूध बढ़ाया है, वह है 8। 27 से अगर इसको डिवाइड करिए, 27 एक बार और 9 बार, मतलब 19 जाएगा। 19 का 8 से गुणा कर दें, 152 हो जाएगा। 152 लीटर दूध मिलाएंगे, तब जाकर यह रेशियो आपका जो आप रिक्वायर्ड सोच रहे हैं 3:2 तभी प्राप्त होगा। तो सी ऑप्शन अगर आप 15वें का लगा रहे हो तो एकदम सही है। जितने लोगों ने लगाया एकदम परफेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर करिए सभी लोग कमेंट से, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। 16 नंबर, ये ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। आप जानते हैं कि कभी कोई धन हम निवेश करते हैं किसी एक ब्याज दर से, कितने एक समय के लिए, तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क होता है। साधारण ब्याज जो होता है समान वृद्धि हर वर्ष लेकर चलता है। चक्रवृद्धि क्या होता है कि हर साल वृद्धि पर वृद्धि को अपडेट करता है, तो उसी को चक्रवृद्धि कहते हैं। अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है भाई वो हमेशा रहेगा,
पहले साल में कोई फर्क नहीं होता, दूसरे साल से फर्क होने लगता है। तो मूल राशि क्या है, मतलब जो अंतर है दे रखा है, तो मूल राशि क्या है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, अंतर नाट अनुपात, अंतर क्या होता है, PR² डिवाइड बाई 10,000। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। यह अंतर आपको दे रखा है उसने 24, आपको बाकी और सब भी डेटा दे रखा है, जैसे हमको P नहीं पता है, R का मान 4 है तो 4 कवर करेंगे 16/10,000 कर दीजिए, बराबर यहाँ 24 है। 8 दूना 16 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, 2 से डिवाइड करें 5000 हो जाएगा। 5000 का 3 से गुणा कर दे, मूलधन आपका 15,000 था। ये है 15,000 जो ऑप्शन नंबर बी में है, राइट सोल्यूशन है। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट हल है 15,000। इसके तरीके दूसरे भी थे कि अगर हम बात साधारण की करते तो 4% था, तो 4%, 4 गुणे 2 8% हो जाता ना, 4 दूना 8। जबकि चक्रवृद्धि पर अगर हम जाते तो यह 4 + 4 + 4 गुणे 4/100 होता, मतलब 8.16% होता। तो 0.16 का इंक्रीज है, 0.16% की वृद्धि है, का अंतर है एक प्रकार से। अब इस अंतर को आप कंपेयर कर दो, 24 से 100% निकाल दो, वैसे भी आ जाएगा। ये भी तरीका था, सतत से इसको देखा और नॉर्मली इसको देखा, तो इस तरह से भी कर सकते थे। और भी तरीके हैं, टेबल में मैंने इस क्लास में प्रॉपर डिटेल से पढ़ाया है। और कल मैं एक मैराथन लूंगा शाम को 4 बजे, तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कवर करूंगा, वहां आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अप्रोच। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद के बढ़ते हैं। इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, एक अलजेब्रिक पैटर्न है और बेसिक है, बहुत ही आसानी से आप उत्तर बता सकते हैं। पहले समझें, A + B, ध्यान दीजिएगा, 2 बातें, A + B माइनस A माइनस, 2 हम फार्मूले आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। A + B, हम क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा है कि चीज लगने वाला है इसमें ना। A + B का होल स्क्वायर प्लस अगर लिखा होता A - B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A² + B² होता, बराबर हमेशा 2 आता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर कभी लिखा हो A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अगर AB लिखा है तो 4 आता है। AB लिखने पर 4 आता है, बट अगर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, 2 गुणे 2 कर दें और 1 2 यहाँ ला दें, 2AB कर दें, तब आपका केवल 2 आता है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आपको दिखा होगा A + B का होल स्क्वायर, दिखा A + B का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, प्लस नहीं क्या है, माइनस है, A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर कर दें डिवाइड बाई A × B नहीं है, 2AB है, 2AB है तो जस्ट 2 आएगा और ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन यहाँ 4 देना चाहिए था ना, थोड़ा और डाउट के लिए। तो 17वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है, डी नोट करें, 2 करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बन रहा है। नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये सब फार्मूले बहुत ही उपयोगी हैं, इसका यूज आपको दिखता है। 18 नंबर देखिएगा ध्यान से, औसत का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा शानदार सा रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहा है कि 8 व्यक्ति होते हैं, 8 व्यक्ति एक समूह में होते हैं, उसके औसत वजन में वृद्धि होती है। कब होगी बताइए, जब पूछ परिवर्तन होगा। भाई औसत वजन सबका कुछ अलग अलग वजन है, उसके हिसाब से औसत, एक समूह के हिसाब से औसत है। भाई 8 लोग हैं, सबके कुछ ना कुछ वजन है ना, और उनका औसत अपना भी होगा, औसत वजन भी होगा। कह रहा है कि वृद्धि कब होती पता है, जब 54 किलोग्राम का एक व्यक्ति हम समूह से निकालते हैं, 54 kg का व्यक्ति समूह से आउट होता है, उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति इन होता है। नया व्यक्ति क्या होता है, X किलोग्राम का इन होता है, इसकी वजह से औसत बढ़ गया। आप एक बात समझ लो, जब भी समूह में कोई शामिल हो तो अपना प्रभाव लेकर आता है। हम अगर ज्यादा हैं तो हमारे आने से चीजें बढ़ेंगी, समझ रहे हैं, हमारे आने से चीजें बढ़ेंगी, और अगर हम कम हैं तो हमारे आने से चीजें घटेंगी। और अब जाना जो जाता है वो क्या करता है, वो अपना प्रभाव लेकर जाता है, अपना प्रभाव लेकर जाता है। अगर हम ज्यादा हैं तो हम कम करके जाएंगे, और अगर हम कम हैं तो ज्यादा करके जाएंगे। इसी को समझ लो, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आया है ये प्रश्न, जो वैल्यू दी है वो क्या है, जो गया है उसका मान दिया है, जो गया है उसका मान, जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका मान हमको बताना है। तो पहली चीज तय हो गई कि नया व्यक्ति ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसके आने से औसत क्या है, बढ़ा है। और ज्यादा निकालने के लिए जोड़ा जाता है किसको, जो 54 गया है, पहले उसको पकड़ लीजिए, ये पकड़िए इसको, इसके जाने से बढ़ा कितना है, 2.5 बढ़ा है। क्या करना है, 2.5 बढ़ा है, प्लस लगा लीजिए, संख्या कितनी थी, 8 थी, 54 रहने दीजिए ऐसे, प्लस 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 20 होगा।
जोड़ दिया तो 74। इसका मतलब जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसका भार कितना होगा, 74 किलोग्राम, और जो गया है उसका भार कितना है, 54 किलोग्राम। तो ऐसे करना है। अगर यही कम हुआ होता तो वही चीज घटाते। ध्यान देने की जरूरत है। या कभी नया व्यक्ति आया है, जो गया है उसका मान पूछता तो आप उसी हिसाब से तय कर लेते। तो इस प्रश्न का 18वें का राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, पहले में ही है, 74 किलोग्राम। 74 किलोग्राम इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन रहा है। लीजिए इस प्रश्न को देखिएगा, 19 नंबर। एक बेलनाकार टैंक है। कैसा टैंक है भाई, बेलनाकार। ये बेलनाकार टैंक है ऐसे ना, बेलनाकार क्या है, टैंक है। ये बेलनाकार ऐसे हमने टैंक बना दिया, जिसकी अपनी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस। इसकी अपनी क्या है, हाइट है। इसकी क्षमता, क्षमता मतलब आयतन, क्षमता मतलब क्या, आयतन 5630 मीटर क्यूब है। क्षमता 5630 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास, व्यास मतलब रेडियस का डबल कितना है, 16, तो इसका मान क्या है, 16। 16 नहीं है, 16 तो व्यास है, इसका मान क्या होगा, 8। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। क्षमता मतलब कैपेसिटी, जो उसके अंदर वॉल्यूम है, जो उसकी क्षमता है, जो आयतन है, वही क्षमता है। बेलनाकार टैंक की क्षमता हमको दिया है, मतलब आयतन दिया है। आयतन दिया है, कितना दिया है बताएं, 5632 दिया है। कह रहा है इसकी गहराई, गहराई ही ऊंचाई है, हमको बतानी है। तो हम सबको बेलनाकार बर्तन की जो आयतन होती है उसकी वैल्यू या फार्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 5632 दिया है। पाई का मान सबको पता है, 22/7 होता है। आर हमको नहीं पता था, अभी देखो 16 दिया था। व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, तो डायमीटर का आधा व्यास रेडियस होता है। 8 × 8 कर दें, गुणे यही एच आपको डिसाइड करना है, निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बराबर 5600 कितना लिख दें, 32। आइए सोल्यूशन करा जाए। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 1 3, 11 1 11, 11 दूना 22। फिर देखिए 8 दूना 8 8 64 दूना 128। अब चाहे तो ऐसे देखिए, 8 8 64, 64 से इसको डिवाइड करें 8 बार जाएगा। फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, और एच का मान हो जाएगा 4 7 28। यहाँ 7 है ना, 7 चौके 28। 28 मीटर है गहराई, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 28 मीटर। अगर आपने 28 लगाया है तो 19वां आपका करेक्ट है, ठीक है। 19वां 28 मीटर राइट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग नोट करें, अच्छे से इसको तय कर लें। नेक्स्ट देखिएगा 20। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई देखो, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और एक मोटरसाइकिल वाला है। उस पर्सन को ही मोटरसाइकिल वाला, हम बना नहीं पाएंगे इसको। ट्रेन की अपनी एक लंबाई होती है, हाँ। ट्रेन की अपनी स्पीड है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ इसका ड्राइवर, यहाँ इसका गार्ड है, ठीक है। इस मोटरसाइकिल वाले की भी अपनी स्पीड है जो कि कितना है, 54 है। ये इस दिशा में जा रही है, ट्रेन भी इसी दिशा में आ रही है। वो अपनी पटरी पर होगा या सड़क पर होगी ना, ट्रेन और मोटरसाइकिल वाले एक पटरी पे तो हो ही नहीं सकते हैं। कह रहा है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर गई, पार कर लेगी कि नहीं, कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, 72 है। कभी अगर स्पीड उसकी कम होती या बराबर होती तो पार नहीं कर पाता, जो जैसे जिस पोजीशन पे है उसी पर बना रहता अगर स्पीड बराबर होती, और अगर स्पीड कम होती तो बिल्कुल नहीं पार कर पाता, वो तो बल्कि आगे बढ़ता जाता। यहाँ पर स्पीड इसकी ज्यादा है, इसलिए इसने पार किया। जब भी कोई किसी समान, अब देखो यहाँ पर पार भी कर रहा है तो कैसे, समान दिशा में, जिस दिशा में मोटरसाइकिल जा रही है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। समान दिशा में किसी को पार करने में लगा समय, वो भी रेलगाड़ी जब किसी को चलकर पार करती है, व्यक्ति को, मोटरसाइकिल वाले को, तो पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा चालों का अंतर, उनकी चालों का अंतर कर दीजिए। अब यहाँ पर पार करने में कितना समय लगा, 1 मिनट लगा है। अब आप एक काम कर लो, इस 1 मिनट को, आंसर देखिए सारे मीटर में आए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम इसको मीटर पर सेकेंड में ले लेंगे। अभी कर लेते हैं, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सबको पता है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है। चालों का अंतर 72 से घटाना क्या है, 54। 12 से 4 8 हुआ, 6 से 5 18 हुआ। ये 18 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको आपको मीटर पर सेकेंड में लिखना है। मीटर पर सेकेंड लिखिए, गुणे 5/18 कर दीजिए। सबको पता है अगर 18 मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से कट करके केवल कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख दीजिए 5। 60 को 5 से गुणा कर दे, यल बराबर 300। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं कितनी थी, 300। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होता है। अच्छा प्रश्न था, शानदार सा था, और आशा करता हूं कि अगर आपने अच्छे से देख लिया
तो समझ में भी आपको आ ही गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग लास्ट स्टेज पर चलते हैं और डीआई की बात करते हैं। डीआई वो भी टेबुलेशन है, टेबल दिया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक टेबल दिया है। देखो नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बिना ध्यान के अध्ययन तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई। प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त उनके अंक हैं 100, उनका पूर्णांक है, ठीक है, 100 में से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार विद्यार्थी का नाम ए है, तो सोमवार को पाता है किसी विषय में 74, तो अगले में पाएगा मंगल को 69। दिन के हिसाब से उसके जो है नंबर कम होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं, दिन जैसा रहता है उस हिसाब से उसका माहौल रहता है। दूसरा विद्यार्थी उसी प्रकार से, मतलब दिन के हिसाब से उनके नंबर बढ़ते या घटते बढ़ या घट जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। आप इसको पैटर्न तो समझ ही गए हैं। अब पढ़िए प्रश्न, कहा है बी द्वारा, तो पकड़ लिया हमने बी को, ए है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, इसके 3 नंबर को ऐसे रंगीन कर देते। सोमवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 नंबर है उसके। को प्राप्त किए गए अंक, तो प्राप्त किए गए अंक चाहे जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए, कितना आ रहा है इन तीनों को, 60 40 180 60 140 140 70 210 210 210 4 14 14 5 19 219 है। तीनों दिनों में उसको जो नंबर मिले थे, किसको, विद्यार्थी बी को 219 मिले थे। एक बार फिर जोड़िए, 80 70 150 150 60 110 110 5 15 15 4 19 219 करेक्ट। अब हम आते हैं विद्यार्थी ई के पास। किसके पास, ई के पास। ई द्वारा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार कितना नंबर मिलेगा बताइए, तीनों जोड़ दीजिए। 70 50 150 120 या 70 70 140 140 50 190 90 200 205, कितना नंबर मिला, 205। जोड़कर देख लीजिए, 205 मिला। 9 5 9 4 13 13 2 15 की 5 हासिल 1 7 5 12 12 7 19 1 20 205। दोनों के बीच कितने का अंतर है बोलिए, 14 नंबर का अंतर है। 14 नंबर का अंतर है दोनों का। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है राइट सोल्यूशन। देखिए 14 जोड़ दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। तो 21वें का राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी लोग उतार लें, करेक्ट सोल्यूशन है। अगला देखिएगा, बी द्वारा मंगलवार, बी के पास चलते हैं और मंगलवार पर आते हैं। कितना नंबर मिला, 68। प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार, डी के पास चलते हैं, मंगलवार की बात करते हैं। प्राप्त किए अंकों से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इसको मिला है देखिए 68 और इसको कितना मिला है 51। इसको 68 मिला है, इसको कितना मिला है 51। तो 17 चौके 68 होता है, 17 त्रिक 51 होता है। 3 से 4 है, मतलब कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो लिखिए 1 गुणे 100/3, 1 गुणे 100/3 मतलब 33.33 या 33 सही 1/3 प्रतिशत का इंक्रीज दिखेगा, अर्थात इतने ज्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त किया था। जो विद्यार्थी बी है वो मंगलवार को विद्यार्थी डी की तुलना में मंगलवार के ही दिन से जो अंक प्राप्त किया था वो 33 सही 1/3 प्रतिशत ज्यादा प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन आप सभी लोग उतारे। 22वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, आप लोग प्लीज आंसर कर लें। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में, ई तथा सी द्वारा, यहां पर ई की बात है और सी की बात है, सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है। अब सबको पता है कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। अब आपके मन में अगर ये चल रहा हो कि हम पहले क्या करें, इसका नंबर निकालें उसका औसत निकालें, इसका नंबर निकालें उसका औसत निकालें, दोनों का औसत का डिफरेंस करें, तो ऐसे नहीं करना है। आप इसका नंबर निकाल लीजिए पहले और इसका भी नंबर निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस करके औसत कर दीजिए तो ज्यादा आसान होगा। चलिए करते हैं। पहले हम विद्यार्थी किसकी बात कर रहे हैं, सी की। सी ने कुल कितने नंबर प्राप्त किए, जोड़िए 70 30, हाँ 70 30 100। हम पहले देखिए डिजिट जो दहाई पर है उनको जोड़ रहे हैं, बाकी जोड़ने को आपकी मर्जी, आप जैसे जोड़ लें जितना आपका कंफर्टेबल, जिस पे आप कंफर्ट हो। 70 30 100 100 70 170 170 70 240 240 70 310 310 हुआ अभी तक। फिर देखिए 6 5 11 11 2 13 13 7 20 20 और जोड़ा 330 हुआ। इसमें डाउट हो तो बताइए, ठीक है। 330 नंबर मिला। इसके पास चले 80 70 150 150 150 200 260 हो गया, 330 हो गया। मैंने सही किया, ठीक है। अब अंतर वैसे भी कंफर्म हो जाएगा, जो बचेगा इसका जो बढ़ेगा वही अंतर है। फिर जोड़ो 4 2 6। अब जैसे हम लोग बाकी जोड़ते हैं, 4 2 6 6 9 15 15 8 23 23 4 27 27 जोड़ दे तो कितना हो गया बताइए, 357 हो गया। तो कंफर्म हो गया 27 का ही डिफरेंस होगा। कितने का, 27 का।
27 का डिफरेंस है। दिन कितने हैं? 1 2 3 4 5। औसत निकालना है, 5 से भाग करें। 5 पचे 25, 5 दूना 10, सॉरी 5 चौके 20, 5.4 होगा जो कि औसत में अंतर है, उनके औसत में अंतर है 5.4 का। राइट सोल्यूशन एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं मेरे से गलती तो बताइएगा। फिलहाल मैंने जो किया सही ही होगा। 5.4 राइट सोल्यूशन है। 23वां क्वेश्चन आपका डन होता है, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग 24 पर। कितने पर? 24 पर। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों, किसकी बात कर रहा है? सी की। किसकी बात कर रहा है? सी की। मंगलवार और बुधवार। पहली चीज देखिए, मंगलवार यहाँ है और बुधवार यहाँ है। सी द्वारा मंगलवार और बुधवार 70 70 140 145 हो गया। अंकों का समान दिनों में डी द्वारा, डी के पास चलिए, समान दिन मतलब वही दिन, 50 60 110, 100 कितना हो जाएगा? 15 ना, सही कर रहा हूं? से क्या अनुपात है? अनुपात पूछ रहा है। मैंने सही किया, पहले जोड़ चेक कर लीजिए, जोड़ में गलती ना हो, सब आए जोड़ ना आए तो बेकार ही है। ठीक है, 70 70 140, 5 145 हो गया। 50 60 110 और 110 में 5 जोड़ा 115 सही है। 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 9 45, 29 पे है। हाँ, एक ऑप्शन तो है। 23 पंचे होता है, एकदम सही है। तो 29 23 का रेशियो है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन आपका डन हो गया इसका, 24 का। लास्ट पर चलिए। ई द्वारा सभी दिनों में, ई के पास चलते हैं, सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब थोड़ा सा यहां पर जोड़ फिर से है, ई के सभी अंक और ए के सभी अंक, यही बोला है। ई द्वारा प्राप्त दिनों में प्राप्त सभी दिनों में कुल अंकों, ए द्वारा प्राप्त सभी दिनों में या सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत ज्यादा है जो ई का अंक है। जोड़िए कितना है, पहले जोड़ के लेते हैं। ई का मान क्या है, बोलिए। 80 70 150। अभी हमने शायद इसका जोड़ा था, 357 आया था ना। देखिए कहीं अगर मिल जाया करे तो फिर क्या फायदा। यहां पर हमने इसके पहले देखिए ई वाला जोड़ा था, कितना है? 357 आया था। तो भाई एक जोड़ से तो बचेंगे हम लोग ना, 357 है। ठीक है, 357 है। एक बार फिर अच्छे से जोड़ लीजिए। देखिए 300 कितना है? 57 है। अब दूसरा पर्सन कौन है? ए है। ए को जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 70 60 130, 130 40 170। एक बार फिर देखिए 70 60 130, 130 40 170, 170 50 220, 220 60 280, ये 280 हो गया। 9 4 13, 13 9 22, 22 5 27, 7 34। जोड़िए 4 हो गया, 8 3 11, 2 1 3, 314 है। ये 314 से 357 कितना ज्यादा है? 314 से 357 कितना ज्यादा? देखिए लमसम आंसर आपको दिख जाएगा। 7 से 4 3 होता है, 5 से 1 4 होता है। 43 ज्यादा है, गुणे 100 कर दे, बटा कितना? 314 कर दे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए आपको कंफर्म हो जाएगा। पहले चीज देखिए, कुछ जैसे कट रहा हो तो काट दें, नहीं तो आप ऐसी पॉसिबिलिटी पर जाएं। कुछ कभी ऐसे टर्म्स जब कंफ्यूजन होते हैं ना, तो हम लोग लमसम करने की कोशिश करते हैं। लमसम में थोड़ा सा क्लोजर नंबर ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा लमसम में डर लगता है कि पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप लोग देखो ध्यान से, जैसे हम सोच रहे हैं यह एक प्रकार से 4300 हो गया। अब 4300 को अगर 314 से भाग करेंगे तो एक बार तो जाना तय है, एक बार तो जाना तय है। थोड़ा और आसान चाहे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करना चाहिए। हम सीधा थोड़ा सा 1-2 बार लेकर देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4300 है अपने पास ना, एक बार गए 314 हुआ। 10 से 4 6 होता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज है। नहीं तो हम इसको 314 को क्या बनाते पता है? 300। अगर मुझे जैसे ऐसे करना होता तो मैं इसको 300 बनाता और 310 कम से कम बनाता, 310, और इसको बनाता 40। अब यहाँ पर 4000 कर देता, इसको 4000 को 31 से भाग करता, जीरो काट करके। ठीक है, 4000 को 31 से भाग करके हम डिसाइड कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी ऐसे हम कर ले रहे हैं। एक बार गया 10 से 4 6 होता है, 2 से 1 1 होता है, 4 से 3 1 0 कर दीजिए। अभी देखो कितना जाएगा, तो ये आप अगर देखोगे तो 4 बार जा रहा है, नहीं 4 बार भी नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 3 बार। 3 बार लेके जाइए, 3 चौके 12, 3 1 के 3 1 4, 3 3 9। अभी सही है आपका, मतलब ये 13.69 वाला ऑप्शन है, यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 4 बार लेके जाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप लगा रहे तो एकदम सही है। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है, और आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया है। अपना नंबर जरूर लिखिएगा कमेंट में, कितना प्रश्न आपने हल किया था, कितने आपके सही थे, कितने गलत थे। जरूर बताना कि आउट ऑफ 25 कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज सभी लोग अच्छे से इसको देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहें, जैसे कि हम एक कंप्लीट सोल्यूशन का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दें। आप वीडियो तो देखते ही, साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मुलाकात अगले फिर से सेशंस में होंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।